हेलो बच्चों, स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। और हम जैसा कि आप सभी जानते हो, हम 9th क्लास के लिए द फ्रेंच रेवोल्यूशन इस समय पढ़ा रहे हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका 4th सेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। तो हम इसी के बारे में आज डिटेल में जानते हैं। तो क्या हुआ था, जैसे कि हम पहले 3 वीडियोस में देख चुके हैं कि जो क्रांति हुई थी उसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ था वो जो मिडिल क्लास थी उसके रिचर सेक्शन को हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि महिलाओं को इसका क्या फ़ायदा हुआ। महिलाओं को हालांकि क्लब्स वगैरह खोलने की परमिशन मिल गई थी, बट बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे महिलाओं को नहीं हुआ था। इवन उनको राइट टू वोट भी नहीं मिला था। अभी हम देखते हैं कि फिर उनको आखिर इस क्रांति से उनको फ़ायदा क्या हुआ। तो बहुत ही शुरुआत से जो महिलाएं थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। इस क्रांति के दौरान जो भी घटनाएं हुई थी उनमें महिलाएं जो थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी, और वो चाहती थी कि जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं वो फ्रेंच की सोसाइटी में आएँ। उनका मानना ये था कि अगर वो भी इन्वॉल्वमेंट रहती हैं तो जो गवर्नमेंट है उसमें उनकी जो गवर्नमेंट है वो उनकी लाइफ को भी इम्प्रूव करने के लिए कुछ करेगी। जो मोस्ट ऑफ द वुमेन थी ना थर्ड एस्टेट की, वो क्या काम करती थी, वो बहुत ही छोटे छोटे काम करती थी, जैसे कपड़े धोने का, और फिर मार्केट में फ्लावर फ्रूट्स या वेजिटेबल बेचने का, या फिर जो प्रॉस्पेरियस पीपल्स थे ना उनके घर में डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में वो काम करती थी। तो ये उनका काम था। जो बहुत सारी महिलाएं थी उनका एजुकेशन पे कोई एक्सेस उनकी नहीं थी, मतलब कि वो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकती थी क्योंकि उनको परमिशन नहीं थी। किसको परमिशन थी? ओनली डॉटर ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट्स। जो थर्ड एस्टेट्स के रिच पर्सन्स थे उनकी जो डॉटर्स थी उन्हीं को मतलब ये परमिशन थी कि वो मतलब कि एजुकेशन प्राप्त कर सकती हैं। और क्या होता था फिर उनकी स्टडी के बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। और जो वर्किंग वुमेन थी, मतलब कि आफ्टर मैरिज उनको क्या काम करना होता था? अपनी फैमिलीज़ को भी देखना होता था, कुक के रूप में पानी लाना होता था, ब्रेड और मतलब लाइन में लग के ब्रेड लेनी होती थी, बच्चों की देखभाल करना, ये सारे काम। और जो महिलाएं जो वर्किंग थी उनके जो वेजेस थे वो भी मैन से बहुत ज़्यादा कम थे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो महिलाएं थी उनका इंटरेस्ट किस में हो गया? पॉलिटिक क्लब और न्यूज़पेपर्स में। तो लगभग 60 वुमेन्स के क्लब उस समय फ्रांस की अलग अलग जो सिटीज़ थे उनमें वो मतलब कि उनका उदय हुआ, राइज अप हुआ, कम अप हुआ, मतलब कि वो आए सोसाइटी में। तो इन्हीं में से एक था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। तो इनमें से कौन सा फेमस था? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये एक ऐसा क्लब था जो कि उस समय वहाँ पर फेमस था, मतलब फ्रांस में, जो कि महिलाओं के लिए बना था। इसकी जो डिमांड थी वो क्या थी कि महिलाओं को भी पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं। कैसे? जैसे मैन को दिए गए हैं वैसे ही उनको भी सेम पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं। लेकिन जो महिलाएं थी वो डिसअपॉइंटेड हुई थी 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि उसने उनको पैसिव सिटीज़न माना था। पैसिव सिटीज़न कौन थे? जिनको राइट टू वोट नहीं दिया गया था, उनको एज ए पैसिव सिटीज़न माना गया था। अब उन्होंने डिमांड की राइट टू वोट और असेंबली के लिए इलेक्टेड होने की और पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करने की। लेकिन उनको इनमें से उनकी इस बात को किसी भी न्यू गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट नहीं किया गया, मतलब किसी ने भी उनकी इस बात को नहीं माना। अब जो अर्ली ईयर्स थे, इन द अर्ली ईयर्स द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज। उसने कुछ ऐसे लॉज मतलब इंट्रोड्यूस किए, कुछ ऐसे कानून जो कि महिलाओं की लाइफ को इम्प्रूव करते थे। वो क्या क्या थे? जैसे कि स्टेट स्कूलिंग जो थी वो सभी गर्ल्स के लिए कंपलसरी कर दी गई। इसके अलावा उनके जो फादर थे वो उनको मैरिज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे, मतलब कि वो अपनी इच्छा से, उनके जो फादर होते थे वो अपनी इच्छा से उनकी मैरिज करते थे, उसके लिए वो उनको फोर्स नहीं कर सकते थे। और जो मैरिज थी उसको एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया जो कि फ्रीली और रजिस्टर्ड होती थी सिविल लॉ के अंडर में। डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया और इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता था, बोथ मैन एंड वुमेन, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। सिर्फ मैन थे जो कि डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे, बल्कि जबकि वुमेन को कोई अधिकार नहीं था। अब क्या था? अब जो महिलाएं थी वो जॉब भी कर सकती थी और वो आर्टिस्ट के रूप में भी काम कर सकती थी और वो अपने स्मॉल बिजनेस को भी चला सकती थी। तो ये कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो इस क्रांति से महिलाओं को मिले, जो हम
कह सकते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति थी, जो पोजीशन थी, उसमें थोड़ा सा चेंज आया। अब क्या था, अब जो महिलाओं का मेन स्ट्रगल था, अब वो क्या था, वो था इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, और जो था रीन ऑफ टेरर, जो आतंक का राज था, उसके दौरान महिलाओं के लिए क्या था, मतलब जो क्लब्स थे उनको क्लोज कर दिया गया था, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनको बैन कर दिया गया था। अब जो भी प्रोमिनेंट वुमेन थी उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और उनमें से बहुत सारियों को फांसी दे दी गई थी। तो ये उनकी अब वो नए सिरे से अपने लिए कुछ करना चाह रही थी। अब क्या होता है कि वुमेन्स के जो मूवमेंट्स थे वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए, यही थे जो कि नेक्स्ट 200 ईयर्स तक वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ में चलाए जाते रहे, क्योंकि हमेशा से ये था कि महिलाओं को ना तो वोट देने का अधिकार दिया गया था, और जो उनकी वेजेस होती थी, मतलब जो उनका काम करने के दौरान जो पैसे मिलते हैं ना, वो पुरुषों की अपेक्षा कम होती थी। तो ये लगभग 200 सालों तक ये अलग अलग कंट्रीज़ में चलता रहा वर्ल्ड की। तो जो वोट का जो अधिकार था, इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट बन गया वो लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में। यानी कि आप ये समझो कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी फ्रांस की वुमेन की, उन्होंने इसको एक इंस्पायरिंग मेमोरी के रूप में जीवित रखा। और फाइनली क्या होता है 1946 में, देखो कितना लेट मिला उनको, इन 1946 वुमेन, जो फ्रांस की वुमेन थी, उनको राइट टू वोट मिल गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का कि फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार या राइट टू वोट कब मिला, इन 1946। अब हम यहाँ पे एक महिला के एक जो रेवोल्यूशनरी वुमेन थी उनके बारे में जानेंगे, जिनका नाम था ओलम्प डा गूज, जो उनका 1748 में इनका जन्म हुआ था और 1793 में इनकी डेथ हो गई थी। डेथ क्या हो गई थी, इनको फांसी दे दी गई थी। तो जो ओलम्प डा गूज थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन। फ्रांस की जो क्रांतिकारी इतिहास था उसमें पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा इनका इम्पॉर्टेंट रोल था। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन जो थे उसको प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि उसमें महिलाओं को उनके बेसिक राइट्स नहीं दिए गए थे। और 1791 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, जो कि महारानी को एड्रेस की गई थी और नेशनल असेंबली के मेंबर्स को एड्रेस की गई थी, जिसमें डिमांड की गई थी कि 1793 में ओलम्पस डा गूज को जैकोबिन गवर्नमेंट ने क्या किया था, महिलाओं के क्लब जो उन्होंने बनाए थे उसके लिए उनको बैन कर दिया गया था, और उसके बाद नेशनल कन्वेंशंस में उनको देशद्रोह के आरोप में जल्दी ही फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से जो ये थी एक महिला, इन्होंने काम किया महिलाओं के अधिकारों के लिए, लेकिन इनको बहुत जल्दी ही फांसी दे दी गई। इनके जो बेसिक राइट्स थे, उन्होंने क्या किसके लिए मतलब लड़ाई लड़ी, वो जो डिक्लेरेशन था जो इन्होंने लिखे थे वो क्या थे, वुमेन इज़ बॉर्न फ्री एंड रिमेन इक्वल टू मैन इन राइट्स, मतलब महिलाएं भी फ्री हैं और उनको भी पुरुषों के जैसे ही अधिकार दिए जाने चाहिए। द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट्स ऑफ वुमेन एंड मैन। जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन हैं उनका जो गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रिजर्व करना नेचुरल राइट्स को, चाहे फिर वो मैन के हों या फिर चाहे वो वुमेन के हों। इसके अलावा वो चाहती थी कि जो लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी और जो भी मतलब राइट्स हैं वो महिलाओं को भी इक्वली दिए जाएं। और जो सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेंटी रिजाइड्स है वो नेशन में रहती है, मतलब पूरे राष्ट्र में रहती है, और उसको मैन और वुमेन दोनों में ही बराबर होना चाहिए, मतलब किसी एक को भी ज़्यादा ऊपर नहीं मानना चाहिए। और इसके अलावा जो जनरल विल थी, सामान्य इच्छा, रूसों का सामान्य इच्छा का सिद्धांत है ना, उसका जो एक्सप्रेशन था वो इन्होंने कहा कि मेल और फीमेल सिटीजन उन सबको एक जैसा ही मानना चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेटिव सेम होना चाहिए, मतलब कि बराबर उनको अधिकार दिए जाने चाहिए। और नो वुमेन इज़ एन एक्सेप्शन, और किसी भी महिला को एक्सक्यूज, अरेस्ट और डिटरमाइंड बाय लॉ नहीं किया जा सकता, उनको वैसे ही अधिकार मिलना चाहिए जैसे मैन को मिलता है, और उनको भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, किसके सामने, लॉ के सामने भी बिल्कुल उसी तरीके से जो उनका अधिकार है। तो इस तरीके से हमने देखा कि महिलाओं के लिए ओलम्प द गूज ने क्या क्या कार्य किए। तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर होता है, मतलब ये वाला पार्ट होता है कंप्लीट। अब जो इसका 5th है, द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो